नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के हमारे इस अंक में बताएंगे आपको कि खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स के जरिए। हमेशा की तरह लेकर आए हैं आपके लिए हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेती किसानी सेगमेंट के साथ, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि कृषि के क्षेत्र में विकास और विस्तार के लिए किस तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह के बदलाव लाए जा रहे हैं। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। जुलाई माह खेती किसानी के हिसाब से बेहद अहम है। बारिश और वातावरण में मौजूद पर्याप्त नमी पौधों के बढ़ने के लिए सहायक होती है। इसीलिए इस माह में किसान कई तरह की सब्जियां उगा सकते हैं। साथ ही बेल वाली सब्जियां लगाकर किसान अतिरिक्त लाभ भी कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं किसान कौन कौन सी सब्जियां लगाएं। ठंड के मौसम में टमाटर की भरपूर फसल लेने के लिए बीज बुआई करें। किसान पहले टमाटर की नर्सरी तैयार करे। इसके लिए संकर किस्मों का चयन करे, जैसे पूसा रूबी, पूसा 120, पूसा शीतल, पूसा उपहार, पूसा गौरव और पूसा सदाबहार का चयन करें। जुलाई की फसल नवंबर माह में तैयार हो जाती है। संकर किस्मों से किसान 1000 किलोग्राम तक पैदावार ले सकते हैं। साथ ही किसान इस समय खरीफ प्याज के लिए पौधशाला में बीज की बुआई जल्द से जल्द कर ले। 1 हेक्टेयर खेत में रुपाई के लिए करीब 10 से 15 किलो बीज पर्याप्त होंगे। इस मौसम में हरी साग के लिए किसान चौलाई की बुआई करे। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 किलो बीज का इस्तेमाल करे। मिर्च के तैयार पौधों की रुपाई का काम करे। इसके पौधे बुआई के 4 से 5 सप्ताह में ही बुआई के लिए तैयार हो जाते हैं। रुपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तो पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। पौध रुपाई का काम मुख्य रूप से शाम के समय ही करें। अदरक में बुआई के 40 दिन बाद प्रति हेक्टेयर 25 किलो नाइट्रोजन मिट्टी चढ़ाते समय दें। जिमीकंद की बात करें तो इसमें 60 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 65 से 70 दिनों बाद टॉप ड्रेसिंग करें। इसी तरह हल्दी में भी बुआई के 35 से 40 दिन बाद नाइट्रोजन दें। किसान बरसात वाली अरबी व भिंडी की बुआई पूरी कर ले। जून में बोई गई फसल के 30 दिन बाद 40 किलो नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग जरूर करें। भिंडी की उन्नत किस्मों का चयन करें, जैसे पूसा A4, पूसा सावनी, परभनी क्रांति, काशी प्रगति, काशी विभूति, वहीं सिजेंटा 152। वहीं बात करें कद्दू वर्गीय सब्जियों की तो बुआई के करीब 25 से 30 दिनों के बाद पौधों की बढ़वार के समय प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलो नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करें। यदि इन फसलों की बुआई जून माह में की गई है तो पौधों को फैलने के लिए मचान बनाए या फिर रस्सी से सहारा दे। साथ ही जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। इस माह में किसान बैंगन की नर्सरी भी तैयार करे। इस माह बुआई करने से अक्टूबर तक फसल मिलने लगेगी। रुपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी करीब 60 सेंटीमीटर रखें। खेत की तैयारी के समय 25 टन गोबर की सड़ी खाद मिलाए। बेहतर उपज लेने के लिए रुपाई से पहले 60 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटाश, 150 किलो नाइट्रोजन की आधी मात्रा दे। नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा फूल आने के समय दे। साथ ही समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करते रहे। इस तरह किसान इस माह का भरपूर इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार ले सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि पशुपालन के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है, जिससे एक तो आपके पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, साथ ही साथ आपको अच्छी आमदनी भी अर्जित हो सके। तो आइए इन जानकारियों के लिए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देसी गाय पालन करके पशुपालन में बेहतर मुनाफा कमाया जाता है। देसी गाय पालन में गिर गाय हर पशुपालक की पहली पसंद है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक गिर गाय से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। उभरा हुआ सिर, अर्धचंद्राकार सींग, लंबे घुमावदार कान, पूर्ण विकसित थन इस गाय की मुख्य विशेषता है। इसका नाम गुजरात के गिर वन से लिया गया है, जो कि इसका उद्गम स्थान है। गिर गाय मुख्य रूप से लाल रंग की होती है। लाल रंग लगभग 80% में पाया जाता है। गिर गाय राजस्थान में भी काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की नजर से। गिर गाय राजस्थान की जलवायु के लिए अनुकूलित। इसमें गाभिन होने की ज्यादा क्षमता होती है। प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतर होती है। गिर गाय का दूध काफी पौष्टिक होता है। इस नस्ल में प्रजनन संबंधी समस्याएं नहीं आती। देसी गाय पालन से जहां दूध की उपलब्धता बनी रहती है, वहीं खेती के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिससे खेती में भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। आहार और आवास के साथ साथ पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। समय समय पर पशु के स्वास्थ्य की जांच करते रहे। भारत के देसी दुधारू नस्लों में गिर गाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मूलतः गिर गायें गुजरात के गिर जंगलों तथा राजकोट के जिले के आसपास में इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। और गिर गायें अपने कई गुणों के कारण बहुत ही विशेष स्थान रखती है, जैसे अधिक गर्मी सहन कर सकते हैं, दूध उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है, तथा पहली बार जो बछड़िया गाभन होने की उम्र है वो भी इसमें बहुत ही सामान्य है। साथ ही जो इनके जो लक्षण हैं गिर गाय के, वो किसी अन्य नस्लों से बिल्कुल अलग हैं। आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये गिर गाय हैं या नहीं है। इस गाय की एक बड़ी विशेषता ये है कि ये गायें चरने के बाद अगर आप दिन में थोड़ी चराई करा दें तो इनकी दूध उत्पादन क्षमता में बहुत ही आप देखते हैं बहुत ही वृद्धि पाई जाती है। ऐसी इस नस्ल का जो इसके लक्षण हैं, जो इसकी उत्पादन क्षमता है, वो भारत की दुधारू गायों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साथ ही गिर गायों में जो दूध देने की क्षमता है वो देसी गायों में बहुत ही विशेष स्थान रखती है। गिर गाय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन गायों का सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देसी गायें हैं और भारत की जो जलवायु है, खासकर राजस्थान की जलवायु है, उसमें पूर्णतः ये इनके अनुकूल हैं। साथ ही ये गायें अपने उत्पादन क्षमता को, जैसे गुजरात में जो उत्पादन क्षमता है वही हमारे यहाँ इसकी उत्पादन क्षमता है। साथ ही इनके जो गाभन होने की जो उम्र है या इनके मान लीजिए जो इनके ब्रीडिंग है वो बहुत ही लगातार है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है और यहाँ की आब हवा और यहाँ के वातावरण के बिल्कुल अनुकूल है। राजस्थान में
बहुत से किसान आज गिर गाय को रख रहे हैं, जिससे इनका संरक्षण हो रहा है और साथ ही आने वाले समय में गिर गाय को और अधिक महत्व मिलेगा और अधिक बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि गिर गाय का जो दूध है वह बहुत ही स्वादिष्ट और सभी को भाने वाला है। और कैलोरी की बात करें, विटामिन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें, इसका जो दूध है वो बहुत ही सुपाच्य तथा स्वाद वाला है। गिर गायों की आज के समय में जो किसान रख रहे हैं, जिसका बड़ा कारण है कि इनमें कोई भी प्रजनन संबंधी समस्या नहीं है, बीमारी की समस्या नहीं है। साथ ही उत्पादन क्षमता है वो किसान के लिए बहुत ही उनके लिए लाभकारी है। अब कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। सही समय सही तरीके से अगर आप प्रबंधन कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर पशुपालन आपके लिए काफी फायदे का सौदा साबित होगा। किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको वर्तमान समय में करने हैं, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। जुलाई माह का पशु कैलेंडर 2021। जुलाई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है, अतः पशु परिसर को सूखा एवं साफ रखना चाहिए तथा गर्मी एवं नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाना चाहिए। खुरपका मुहपका यानी FMD, गला घोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार या कृष्णजंघा यानी BQ, इंटेरोटॉक्सीमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए गए हों तो अब अवश्य लगवा दें। इस माह में भैंसों का ब्यान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात की सुरक्षा हेतु पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को 1.3 से 2 इंच पर धागे से बांधकर एवं नए ब्लेड से काटकर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। चारे के लिए मक्का की दूसरी फसल बोने का उचित समय है। बीज मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तान। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे सफल किसान से, जिन्होंने अपनी एक अलग सोच को अपनाया है और ये मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं क्या है इनकी सफलता की कहानी। खेतों में जैविक तकनीकों के जरिए न केवल खेती के तौर तरीकों को बदला गया है, बल्कि परंपरागत खेती से हटकर उसे मुनाफे के कारोबार में बदल दिया है। आप जिस खेती को घाटे की वजह मानते हैं, उसमें जैविक तरीके से कैसे सफलता पाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पीपीगंज स्थित गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान राम निवास मौर्य से सीखा जा सकता है। मेरा गांव राखू खोप चिकनी
राप्ती नदी के बगल में, यहाँ से नदी 500 मीटर दूरी है और यहाँ से 30-35 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। मोटे अनाज जैसे सांवा, कोदो, टांगुन, मिर्गा का खेती होता था और कुछ पैदावार भी नहीं होता था। इसको बोरे में भर कर या खांची में भर कर उठा कर लेके जाते थे। इतना पैदावार इतना कम होता था। रामनिवास पिछले 15 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। खेती करने का ये जज्बा उनके अंदर तब आया जब उन्होंने रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान और दुष्परिणाम की खबरें देखी और पढ़ी। बाद में ये एक स्थानीय संस्था से जुड़े और उनसे जैविक खेती के बारे में जानकारियां लेकर रासायनिक खेती को छोड़कर उन्होंने जैविक खेती शुरू की। जैविक खादों के प्रयोग से इनके खेतों की मिट्टी में लगातार सुधार होने लगा, जिसके बाद लगभग 5 वर्ष पहले से इन्होंने पूर्ण रूप से जैविक खेती को अपना लिया और आज रामनिवास सफल जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती हम 2005 के बाद से शुरू किए हैं। जानकारी हुआ तो धीरे धीरे हम लोग जैविक खेती पर काम करने लगे और जीरो बैलेंस उसको बोलते हैं। इसमें अपने घर का जो गाय का मूत्र, गाय के गोबर से हम लोग बनाते हैं और नीम का पत्ता, धतूर और दहिया, मदार, यही सब का पत्ती से हम लोग सड़ा करके उसको बनाते हैं कीटनाशक। और गाय के मूत्र और गाय के गोबर से जीवामृत खाद बनाते हैं, तो उससे कम लागत लगता है और जो उपजा जो उसमें जो पैदा होता है और अच्छा होता है, उसमें रासायनिक नहीं पड़ता, इसलिए उसमें कोई बीमारी नहीं रहता है। उन्होंने जैविक खेती को एक मिशन के रूप में लिया है और इस मिशन से अपने क्षेत्र के कई किसानों को भी जोड़ा है। रामनिवास अपने खेत से ही अपने उत्पादों की बिक्री भी करते हैं। वो अधिकतर देसी बीजों का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि उत्पाद या फसल स्वादिष्ट हो। जैविक उत्पाद के कारण उनकी उपज अब ज्यादा दामों में बिकती है। रामनिवास मौर्य बताते हैं कि उनके पूर्वज तो बहुत वर्षों से मोटे अनाजों की खेती करते आ रहे थे, इसलिए इन्हीं मोटे अनाजों का रकबा बढ़ाने के लिए वो अनाज बैंक भी चलाते हैं, जहां से किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं ताकि मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा मिल सके। वो बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में मोटे अनाज की मांग काफी बढ़ी है। किसान इसे कम पानी में उगा सकते हैं और इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत भी नहीं होती है। ये मटका कीटनाशक है, एक कीटनाशक का काम करता है, जैविक कीटनाशक इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें पहले तो पानी डालेंगे, पानी के बाद गौमूत्र रहेगा, गौमूत्र के बाद सुरती का गांठ, लहसुन, मिर्चा और बहया, मदार, कनैल, नीम का पत्ती, सुरती का गांठ, इसको सबको मिला करके इसमें डाल देंगे। डालने के बाद 15 दिन में तैयार हो जाएगा। इसको निकाल करके 1 लीटर जो रहेगा तो लगभग 10 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे, तो कोई प्रकार का कीड़ा इसमें नहीं लगेगा। जितना भी कीड़ा होगा कोई सब भाग जाएंगे। अपने खेतों में रामनिवास गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट, गौमूत्र, वर्मी डस्ट आदि का प्रयोग जैविक खाद के रूप में करते हैं। रामनिवास खेतों से निकलने वाले पराली और अन्य खरपतवारों को एक गड्ढे में एकत्र कर उनका कंपोस्ट तैयार करते हैं, जिनका प्रयोग ये जैविक खाद के रूप में करते हैं। जैविक खेती के लिए मौर्य जी अपने खेत पर ही जैविक कीटनाशक भी तैयार करते हैं। इसको तैयार करने या बनाने के लिए वो देसी गाय का गौमूत्र, नीम की खली या पत्ती, लाल मिर्च, लहसुन सहित कई चीजों का प्रयोग करते हैं और फिर इन्हें अपने सब्जी फसलों और अन्य फसलों में इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि कम लागत में ही उनकी फसलों से बढ़िया पैदावार प्राप्त हुई और बाजार में उनके जैविक उपज की पहले की तुलना में अधिक कीमत मिली, जिससे जैविक खेती में उनकी रुचि और बढ़ती चली गई। इस समय रामनिवास के खेतों पर गेहूं, सरसों, चना,
मटर, बैंगन, लहसुन, आलू और प्याज की नर्सरी आपको दिखाई देगी। उसके बाद धीरे धीरे अपना कोई साधन भी नहीं था पानी का, मेन पानी का साधन, और कभी बाढ़ आ जाता था तो कभी सूखा पड़ जाता था, तो दोनों दिक्कत था यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर 2000 के बाद एक संस्था आया, गोरखपुर इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया खेती के बारे में। तो सब मेहनत करने के बाद यहाँ बोरिंग भी हो गया, और इसमें धान, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों सबका खेती होने लगा। रामनिवास का कठिन परिश्रम ही है जिसके कारण कि आज इनसे जानकारियां लेने आसपास के अन्य किसान भी आते रहते हैं। रामनिवास का कहना है कि यदि सरकार जैविक किसानों को एक बाजार उपलब्ध करा दे तो हम जैविक किसानों के सामने बाजार की जो समस्या आ रही है उसका समाधान भी हो जाएगा और किसान जैविक खेती की ओर तेजी से बढ़ेंगे। रामनिवास जी ने 15 साल पहले छोटे स्तर से मोटे अनाज की जैविक खेती शुरू की थी, लेकिन आज उनके प्रयास से उनके क्षेत्र में बहुत से किसान जैविक खेती कर रहे हैं। मौर्य जी की सफलता को देखकर दूसरे जिलों के किसान भी जैविक खेती से जुड़ने लगे हैं और सिलसिलेवार तरीके से ये दायरा बढ़ता ही जा रहा है। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे आज के सफल किसान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी सफलता को देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे और खेती किसानी के क्षेत्र में जरूर कुछ नया करेंगे और अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत जरूर बनाएंगे। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। और आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम आप किसी भी समय देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करिए और अपने मोबाइल फोन पर ही आप हमारा ये कार्यक्रम गांव किसान देख सकते हैं। कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।